नमस्कार दोस्तों, माँ संतोषी एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के फैक्ट को देखेंगे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो कि हर एक एग्जाम में पूछी जाती हैं। मैं आपको पहले थोड़ा नोट्स दिखा देता हूँ कैसे आपके लिए नोट्स बनाया गया है, और ये सब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आप टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ से आपको इसकी PDF प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। देख सकते हैं कितने कंसाइज वे में आपके लिए नोट्स बनाया गया है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी जाने वाली हैं, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, और कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें, ठीक है। और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, क्योंकि आपके लिए इतना सब कुछ किया जा रहा है, तो आप प्लीज़ इतना तो कर सकते हैं कि लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला है ब्रिटिश ताज शासन अधिनियम, ठीक है। ब्रिटिश जो शासन ताज अधिनियम है पहला है, उसको देखते हैं। इसमें क्या, ये क्या हुआ, भारत शासन अधिनियम 1858, ठीक है, 1800 आया था ये। भारतीय प्रशासन नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को दिया जाना था। इसमें इसमें क्या था, 1858 भारत शासन अधिनियम में, कि जो कंपनी से अधिकार ब्रिटिश शासन को दिया जाना था। और ये आपका देख सकते हैं UPPSC 2007 मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। भारत का राज्य सचिव, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड जनरल कंट्रोल दोनों के अधिकार भारत के राज्य सचिव को प्रदान किए जाएंगे। तो इसमें जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो पद होता है, ये दोनों अधिकार को समाप्त कर अधिकार भारत के राज्य के सचिव को दिए जाएंगे सारे। उसके बाद जो भारत के गवर्नर जनरल का नया नाम क्या हो जाएगा, वायसराय हो जाएगा, और भारत ब्रिटिश क्राउन ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होगा, ठीक है। तो ये 2016 में पूछा गया था IAS में ही, जो कि UPSC का एग्जाम कराती है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हुआ, इसमें एक तो कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन को दिया जाना था अधिकार, ठीक है, जो प्रशासन का था। उसके बाद दूसरा क्या हुआ कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, उन दोनों का अधिकार समाप्त करके भारत के जो राज्य सचिव को प्रदान किया जाना था, इसको ब्रिटिश क्राउन को ही। उसके बाद जो इसमें जो गवर्नर जनरल हैं, उनका नया नाम प्रस्ताव किया गया, उसका क्या नाम रखा गया, वायसराय, ठीक है, और इसका वायसराय रखा गया। और भारत इसमें क्या होगा, एक प्रत्यक्ष प्रतिनिधि, मतलब प्रतिनिधि के रूप में शामिल होगा। तो ये इस ब्रिटिश ताज का अधिनियम के कुछ फैक्ट थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं थोड़े से ही क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन में आ चुका है, और भी कई एग्जामों में स्टेट पीसीएस के भी आ चुका है, वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है क्योंकि इसमें जगह बहुत कम थी, ठीक है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये जो भारत का ब्रिटिश ताज अधिनियम है ये है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 1861 भारत परिषद अधिनियम, देखते हैं इसके क्या क्या विशेषताएं और क्या क्या इसके कारण थे, या क्या क्या इसके कॉज थे। वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई इसमें, ठीक है। अध्यादेश लागू रहने की अधिकतम अवधि 6 माह, वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ कि इन्होंने क्या किया कि जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति को इसमें लाया गया। अध्यादेश लागू रखने की अधिकतम अवधि क्या रखी गई, तो 6 माह रखी गई, ठीक है, 6 माह रखी गई। वायसराय परिषद कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। लॉर्ड कैनिंग भारत के विभागीय प्रणाली के जनक कहे जाते हैं, ठीक है। तो मतलब जो लॉर्ड कॉनिंग थे, इन्होंने ही भारत में जो विभागों की जो चीज़ें मतलब आई हैं, जैसे कि ये मंत्रालय, वो मंत्रालय वगैरह वगैरह जो भी है, जितने विभाग है, तो इनके जनक इन्हें कहा जाता है। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की विस्तार, न्यूनतम 6 तथा अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की व्यक्ति नियुक्ति, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जो वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है, ठीक है, मतलब जो वायसराय हुआ उसके जो कार्य करने के लोग होंगे, तो उसमें कितने लोग शामिल होते हैं, अधिकतम 6, माफ कीजिए, न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 लोग उसमें रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बम्बई मद्रास प्रांतों को पुनः प्रदत्त विधायी अधिकार दिया गया। इसमें ये हुआ 1861 भारत परिषद अधिनियम में कि उन्होंने जो मुंबई और मद्रास के जो प्रांत थे, उनसे जो छीन लिए गए थे विधायी अधिकार, उनको वापस कर दिए गए, ठीक है। अपने कानून को बनाने के संशोधन करने का अधिकार दिया उन्होंने, मतलब इन्होंने कानून बनाने का भी अधिकार दे दिया, माफ कीजिएगा। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हो गई। तो 1861 में ही क्या हुआ था, बम्बई, उसे बम्बई कहते थे, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना भी इसी के प्रावधान में आती है, भारत सरकार अधिनियम में 1861 में ही। तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इससे फैक्चुअल चीज़ें हैं जो कि हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। उसके बाद आता है 1892 भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। इसका देख लेते हैं क्या क्या है। विधानमंडल के सदस्यों को बजट अपने विचार प्रकट करने का अधिकार प्रदान किया गया,
ठीक है। इसमें क्या किया गया कि जो विधानमंडल थे उनके जो सदस्यों को बजट अपने विचार को प्रकट करने का इसमें अधिकार भी दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, सार्वजनिक हित के मामलों में विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार है। ठीक है, मतलब इसमें क्या हुआ, जो सार्वजनिक हित है, जो मतलब पब्लिक इंटरेस्ट है, उसके मामले में जो विधानमंडल के लोग हैं उनको 6 दिन की जो मतलब पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछ करने का अधिकार उनको प्रदान कर दिया कि आप 6 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद आप उस चीज़ें रेज कर सकते हैं, उठा सकते हैं। सीमित तथा अप्रत्यक्ष निवारण का भी सिद्धांत इसमें स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एग्जाम लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1919। ठीक है, इसका अन्य नाम भी मार्ले मिंटो होता है। ठीक है, 1919 में इसको मार्ले मिंटो भी कहा जाता है अधिनियम को। सुधार 1919 में सार्वजनिक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था, केंद्र विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया था। इसमें क्या हुआ कि जो मार्ले मिंटो सुधार है, इसमें जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, उसमें जितने भी विधानमंडल के सदस्य थे उनको बजट पर मत देने का अधिकार इसमें नहीं दिया गया था। ठीक है, उसके बाद कुछ कथन है उनको देखते हैं। गांधी जी ने क्या कहा था, मार्ले मिंटो सुधार हमारा सर्वनाश कर देगा। तो गांधी जी ने ये बोला कि जो मार्ले मिंटो सुधार है वो हमारा सर्वनाश कर देगा। उसके बाद जो दूसरे प्रसिद्ध कथन है उसने किसने कहा, रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा कि ये सुधार आतंकवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा सा और अल्पकालीन समझौता था। ठीक है, मतलब ये सुधार जो ये अराजकवाद होगा यहाँ पर आई थिंक। ठीक है, हाँ, अराजकवाद और नौकरशाही के मध्य ये एक अधूरा समकालीन समझौता था। ठीक है, इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, इसके अन्य नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी हैं। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूपीपीएससी 2004 और 2005 में यह क्वेश्चन आया है, और रिसेंटली भी कई एग्जाम में आया हुआ है। सब मैंने नहीं लिखा हुआ है। तो इसमें ये क्या हुआ, मार्ले मिंटो सुधार को किया। उसके बाद पहली बार इसमें अध्यादेशी शासन का शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, पहली बार जो अध्यादेशी शासन का शब्दों का प्रयोग किया गया इसमें। उसके बाद जो प्रांतीय विषय हैं, आरक्षित जो क्षेत्र हैं, उनको विभाजित हस्तांतरित भी इसमें किया गया। ठीक है, तो अब 1919 और 1909 ये 2 सुधार हुए थे। एक 1909 में हुआ था जो मार्ले मिंटो, और दूसरा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो कि 1919 में हुआ था। और ये जो 1909 का जो कानून मार्ले मिंटो था उसी का ये अपडेटेड वर्जन था। ठीक है, इसमें कई सुधार किए गए थे। अधिनियम के आधार इसमें क्या थे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार भी इसमें सीमित कर दिया गया था। ठीक है, इसमें क्या किया, जो महिलाएं हैं उनको मत देने का अधिकार सीमित कर दिया गया। इसमें बहुत सारे फैक्ट मतलब नहीं लिखे हुए हैं। तो इसमें क्या हुआ था मैं बता देता हूँ आपको कि जो सांप्रदायिक जो वोट बैंक था उसको भी इसमें एक करने की बात की गई, क्योंकि जो 1919 का अधिनियम था उसमें क्या हुआ था, उसमें जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके लिए अलग अलग क्षेत्र और उसके भी जो और भी कम्युनिटी उनके अलग अलग थे। लेकिन जो इसमें क्या हुआ, इसमें सांप्रदायिक आधार पर बांटने की कोशिश नहीं की गई, उसको सुधारा गया और सबको एक ही पैदल पर लाके खड़ा कर दिया था। ठीक है, उसके बाद क्या देते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रावधान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, इसी से हमारा जो संविधान है उसके बहुत सारे भाग यहीं से लिए गए थे, 1935 अधिनियम से ही। ठीक है, तो 1935 अधिनियम से ही बहुत सारे भाग लिए गए थे। इसका गठन कब हुआ, संघ लोक सेवा आयोग, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का द्वैत शासन। ठीक है, और प्रांतों से समाप्त किया और केंद्र में लागू हो गया। तो इसमें क्या हुआ, जो प्रांत पहले बटे हुए थे अलग अलग, उनको हटाकर एक केंद्रीकृत व्यवस्था का निर्माण करना था। ब्रिटिश शासन के जो प्रावधान थे उसमें इसको संशोधित करके उसे किया गया। ठीक है, जो संघ लोक सेवा आयोग था तो उसे भारतीय संघ की स्थापना भी इसी में होती है और द्वैत शासन का प्रावधान भी इसी में आता है। उसके बाद स्वायत्ता के प्रांतों को उत्तरदायी शासन देना था, प्रांतों को दोहरे शासन के स्थान पर। ठीक है, जो अपना आज़ाद प्रांत थे जो उनको क्या करना था, उनको दोहरे शासन के स्थान पर लाना था। ठीक है, इसके बाद जो गवर्नर व्यवस्था है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया इसमें गवर्नर को। उसके बाद इसका विस्तार कैसे हुआ, सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का इसमें या हुआ, मतलब इसमें क्या हुआ, विस्तार सांप्रदायिक विस्तार थे, वर्गीय मतदाताओं को भी इसको मंडलों का भी इसमें उनको दिया गया अधिकार।
यह आधार भारत के वर्तमान संवैधानिक स्रोत बना ढांचे का काफ़ी हद तक है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो वर्तमान का जो हमारा संविधान है उसमें इसी से बहुत सारे चीज़ें ली गई हैं। लगभग 75 70 से 70% भाग यहीं से लिया गया है 1975 के, वो माफ़ कीजिए 1935 के अधिनियम से, ठीक है। 72% अधिनियम समाप्त कर दिया गया था 1935 के द्वारा। ये आपका यूपी ARO में 2016 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके बाद क्या हुआ, द्विसदनीय व्यवस्था केंद्र विधानमंडल में, द्विसदनीय व्यवस्था क्या हुआ, केंद्रीय विधानमंडल में किया गया। शक्तियों का विभाजन केंद्र और प्रांतों के मध्य किया गया। स्थापना इसका फेडरल न्यायालय द्वारा किया गया, ठीक है। इसका फेडरल न्यायालय द्वारा किया गया। जवाहर नेहरू लाल के कथन है इसमें, एक कार जिसमें ब्रेक तो है, एक गाड़ी है उसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, गुलामी का अधिकार हुआ ये, ठीक है। जवाहर नेहरू ने क्या कहा इसमें कि जो कोई कार है उसमें ब्रेक तो है पर इंजन ही नहीं है, तो ऐसे कार का क्या फ़ायदा, ठीक है। तो गुलामी का अधिकार इसमें हुआ। दास्ता का जो आशा इसमें पत्र, जो दास्ता की आशा पत्र इसमें हुआ। अनुदेश क्या हुआ, प्रपत्र जो था उसमें अंतर्विष्ट हो गया। राज्य की नीति निर्देशक का तत्वों के रूप में ये समाविष्ट हो गया। भारत के संविधान में 1950 में ये सब किया गया, ठीक है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत शासन अधिनियम 1935 को अस्वीकृत कर दिया गया था। तो एक फैक्ट है कि जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1936 में हुआ था उसमें क्या कहता है, जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उसे मतलब मना कर दिया गया, मानने से इनकार कर दिया गया था। अधिनियम 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। अविभाजित भारत का विभाजन कर समाप्त भारत एवं पाकिस्तान के स्वतंत्र अपराधियों की स्थापना करना था, ठीक है। क्या करना था, अपराधी नहीं है, अधिराज्य हैं, ठीक है, माफ़ कीजिएगा वो अपराधी था निकल गया है। अविभाजित भारत का विभाजन कर भारत एवं पाकिस्तान को स्वतंत्र राज्यों में स्थापना करना था, मतलब स्टेट में। 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति कर दी गई थी। वो पता है 15 अगस्त को जो ब्रिटिश लोग थे वो चले गए थे। दोनों अधिराज्यों की संवैधानिक निर्यात सभा को संविधान बनाने का अधिकार भी दिया गया। तो इससे जो पाकिस्तान और जो भारत है उनको अधिकार भी दिया गया कि अपना संविधान बना सकते हैं। दोनों अधिराज्यों में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग अलग होने की स्वतंत्रता मिली। भारत का राज्य सचिव पद समाप्त भी कर दिया गया, जो वायसराय का पद होता था उसे समाप्त कर दिया गया। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। चार्टर एक्ट जो कि 1833 के तहत 14 नवंबर 1834 को बंगाल का विभाजन कर चौथी प्रेसिडेंटी आगरा प्रेसिडेंटी बनी, ठीक है। और अन्य जो 3 प्रेसिडेंटियाँ थी, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास थी। आगरा प्रेसिडेंटी का गवर्नर जनरल कौन था, सर CT मैकॉर्फ था, को नियुक्त किया गया था, क्योंकि ये आपका UPRO ARO के 2021 को में पूछा गया था, ठीक है। 2021 में आपका पूछा गया था, तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने अलग से इसको लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद कुछ विविध देख लेते हैं। अरोड़ा असफ अली, ये कुछ एक महत्वपूर्ण थे, ये कौन थे देखते हैं। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका मूल नाम क्या था, अरुणा गांगुली था। इन्होंने भूमिका क्या निभाई, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कम्युनिस्ट पार्टी की महिला विंग नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन का गठन भी इन्होंने किया, ठीक है। और ये राष्ट्रवादी नेता थे। प्रकाशन इन्होंने क्या किया, पेटियोल एक समाचार पत्र है उसको लिखा, और इनकी पत्रिका है लिंक, ठीक है। पत्रिका का नाम क्या है, लिंक, ठीक है। तो इन्होंने प्रकाशन भी किया। उसके बाद इन्होंने वर्ष 1958 में दिल्ली नगर निगम के मेयर निर्वाचित भी हुए। तो ये क्या हुआ, जो दिल्ली नगर निगम है इसके ये मेयर भी बने 1858 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आंदोलन के भूमिगत आंदोलन की पृष्ठभूमि स्वतंत्रता संगठन क्रांतिकर्ता भी यही थे, ठीक है। तो ये क्या थे, ये 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी, ठीक है। आधुनिक भारतीय इतिहास, कुछ विविध महत्वपूर्ण तथ्य उनको एक बार देख लेते हैं।
लॉर्ड माउंटेबू ने भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी ठहराया मोहम्मद अली जिन्ना को। ठीक है, लॉर्ड माउंटेबू ने भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी किसको ठहराया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को ठहराया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकारी इतिहासकार कौन थे? तो डॉक्टर पट्टभी सीतारामैया थे। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर पट्टभी सीतारामैया थे। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में अपोजिट किया गया था, तो ये बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये आयोजित है। ठीक है, तो आयोजित कहाँ किया गया था? तो ब्रिटेन बेलग्रेड में किया गया था। भारत ने सेवा भेजकर गोवा को मुक्त कराया था। कब कराया था? तो 1961 में कराया था। कब कराया था? 1961 में कराया था। ठीक है, 1858 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय तथा जद्दूनाथ बोस थे। ठीक है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। भारत में वर्ष 1957 में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। तो कहाँ हुई थी? तो ये आपका केरल में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो केरल में हुई थी। 1866 से 67 ईस्वी में उड़ीसा में पड़े भीषण अकाल को कहा जाता था प्रकोप का समुद्र। क्या कहा गया? प्रकोप का समुद्र। ठीक है, प्रकोप का समुद्र उसको कहा गया। और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। उड़ीसा अकाल के बाद एक समिति गठित नियुक्त की गई थी। तो किसने की थी? सर जॉर्ज कैम्पबेल की अध्यक्षता में ये कमेटी नियुक्त की गई थी। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में पिंडारियों के 3 प्रमुख नेता कौन थे? चीतू, बासिल, मूत था कटियाडा। ठीक है, ये 3 इनके नेता थे। 7 जुलाई 1896 को मुंबई के वाटसन होटल में मार्वल ऑफ द सेंचुरी के नाम से भारत में पहला सिनेमा शो आयोजित किया गया था। तो ये कौन सा था? त्यू मियारे बंधुओं फ्रांस में के द्वारा किया गया था। ठीक है, और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको भी देखते चलते हैं। प्रथम राष्ट्रवादी नेता कौन थे जिन्होंने जनता के निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया था? तो ये आपके बाल गंगाधर तिलक जी थे। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। आर्थिक विकास गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू। लघु कुटीर उद्योगों का विकास पर बल दिया इन्होंने। भारी उद्योगों को पक्षधर थे। तो इसमें क्या हुआ? जो आर्थिक विकास भारत का था उस पर गांधी जी और नेहरू जी के विचार क्या थे? गांधी जी थे वो लघु उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योग थे उन पर उन्होंने उसको जोर दिया और उस पर आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उसके बाद जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो भारी उद्योगों के पक्षधर थे। मतलब जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी उनको ये पक्षधर थे, या बड़े बड़े उद्योग थे उनको ये ज़्यादा सपोर्ट करते थे। राइट्स बिल्डिंग देखते हैं क्या है। कोलकाता में जो पश्चिमी बंगाल में स्थित है, कोलकाता के पश्चिमी बंगाल में स्थित है। मुख्यमंत्री कार्यालय इसी भवन में स्थित है। जो कोलकाता में ही इसी में मुख्यमंत्री कार्यालय भी स्थित है। इसका निर्माण का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जूनियर सर्वेंट राइट्स के लिए बनाया था। इसके वास्तुविद थॉमस लियास थे। बाकी ये कुछ पूछा जाने वाला है नहीं, बाकी मैंने रख दिया था फैक्ट के लिए, तो आप इसको मर्जी ध्यान रखें, मर्जी न रखें, कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। जो कोई बंगाल से भाई हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, बाकी जनरल नॉलेज के लिए तो आपको ये जानना जरूरी होता है। भारत विभाजन एवं स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसमें जो एटली, ठीक है, क्लीमेंट आर एटली, ठीक है, इसने कार्यकाल कब से कब तक? 1945 से 1951। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, क्लीमेंट एटली ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। भारत की स्वतंत्रता के समय भी ये थे उस समय। इन्होंने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि हाउस ऑफ कॉमन्स में जून 1948 के पहले ही अंतर्दायी लोगों को सत्ता हस्तांतरण करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। ठीक है, तो जो एटली थे, जब भारत आज़ाद हुआ ना तो उस समय प्रधानमंत्री ब्रिटेन के कौन थे? एटली थे, क्लीमेंट एटली आर एटली। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा जो 20 फरवरी 1947 को कि हाउस ऑफ कॉमन्स ने 1848 के पहले ही जो भारत के जो उत्तरदायी लोग हैं, जो वहाँ के शासन चलाने वाले जो मेन आदमी हैं, उनको सत्ता छोड़ के वो ब्रिटेन मतलब भारत छोड़ देगा। तो उन्होंने यहाँ किया, यह उन्होंने बयान दिया था। ब्रिटिश सरकार के भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने ये भी कहा
कि जो भारत में विभाजन हो रहा है इसके लिए जो ब्रिटेन है वो उत्तरदायी नहीं है। वेबल के स्थान पर माउंट एबू को वायसराय के पद पर नियुक्त किया और इन्होंने क्या किया, जो उस समय के जो वायसराय थे वो वेबल थे, ठीक है, उनके स्थान पे उन्होंने माउंट एबू को नियुक्त किया भारत में, ठीक है। आप देख लेंगे माउंट एबू है, आप इन्होंने भारत के जो विभाजन था उस समय यहाँ के वायसराय थे। लॉर्ड माउंट एबू, ठीक है, कुछ कथन देख लेते हैं, इनसे भी इम्पोर्टेंट बन जाता है ये भी। इन्होंने पद ग्रहण कब किया, 24 मार्च 1947 को, ठीक है। निष्कर्ष क्या हुआ इनके करने के बाद, भारत का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान की स्थापना हो गई, ठीक है। आवश्यक मतलब ये दोनों अवश्य हो गया, अवश्य क्या, ये एक्चुअली में इसे काटेंगे, ठीक है। ये मतलब इनके बाद क्या हुआ कार्यकाल में कि भारत का बंटवारा हो गया और पाकिस्तान का स्थापना हो गया। माउंट आबू योजना आती है उसके बाद 3 जून 1947 को इटली के वक्तव्य के दायरे में तैयार भारत के विभाजन का योजना बनाई जाती है, ठीक है। 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की योजना बनाई जाती है। उसके बालकन जो प्लान होता है, गुप्त नाम इसका क्या है, वैकल्पिक योजना, ठीक है। जो बालकन प्लान था ये वैकल्पिक योजना है। गठित सीमा आयोग, पंजाब सीमा आयोग का गठन हुआ, अध्यक्ष कौन थे, सिरिल रेडक्लिफ थे। उसके बाद जो बंगाल सीमा का आयोग का भी गठन हुआ, इसके भी अध्यक्ष कौन थे, तो सिरिल रेडक्लिफ ही थे। गांधी जी से प्रथम मुलाकात 31 मार्च 1947 को स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गांधी जी से जो मुलाकात हुई थी ना, वो 31 मार्च 1947 को गवर्नर जनरल से हुई थी पहली बार। उसके कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजों के राज ही संतित है। TR कैपलोड का कथन है, जो भारतीय राष्ट्रवाद है वो अंग्रेजों के राज को ही मानती है, ठीक है। ये संतित लिखा हुआ है, मानती है, ठीक है। KM पडिक्कर का कथन क्या है, ब्रिटिश शासन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था, ठीक है। सैफुद्दीन किचलू ने क्या कहा, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, बाकी ये लोग आप ध्यान रखें या ना रखें उससे कोई वो नहीं है, बाकी आपको जानने के लिए मैंने लिख दिया था, बाकी ये ध्यान रखें। राष्ट्रवाद एक संप्रदाय के पक्ष में समर्पण करता है, जो सैफुद्दीन किचलू थे, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बन जाता है। भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत कब किया, कांग्रेस के महासचिव द्वारा 15 जून 1947 को कर दिया गया था, दिल्ली में किया गया। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे उस समय, JB कृपलानी जी थे। प्रस्तुत किसने किया, गोविंद बल्लभ पंत द्वारा किया गया, ठीक है। समर्थन किसने किया, मौलाना अब्दुल कलाम द्वारा इसे समर्थन भी प्राप्त कर दिया गया। अब कुछ कांग्रेस के अध्यक्ष देख लेते हैं। पहले कौन सा है, तो JB जो कृपलानी थे वो 1946 से 1947 नवंबर तक थे, ठीक है। उसके बाद नवंबर 1947 से JB कृपलानी ने त्यागपत्र दे दिया। JB कृपलानी के त्यागपत्र के बाद राजेंद्र प्रधान अध्यक्ष बने। वर्ष 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन इसके अध्यक्ष बने। उसके बाद 1948 में पट्टी भी सीतारमैया जी भी इसके अध्यक्ष बने। वर्ष 1951 से 54 तक जवाहरलाल नेहरू भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और हैं, उनको भी कवर करते चलते हैं। चौदह से 15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में हुई, जिनको सीमांत गांधी भी कहते हैं। तो ये भारत के विभाजन के पक्ष में हुआ। पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष कौन थे, सैफुद्दीन किचलू थे, जैसे मैंने भी बोला अभी, ये ऊपर इंपॉर्टेंट था, सैफुद्दीन किचलू याद रखेंगे। तो ये विभाजन के प्रबल विरोधी थे, जो सैफुद्दीन किचलू थे ये विभाजन के प्रमुख विरोधी थे। 1948-50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधान भारतीय और अंतिम गवर्नर कौन थे, तो C राजगोपालाचारी जो थे वो थे। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन की सत्ता किसके हाथ में थी, तो ये लेबर पार्टी थी उस समय ब्रिटेन में, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में महाराजा कौन थे उस समय, जॉर्ज पंचम, ये सिस्टम लिखा हुआ है तो जॉर्ज पंचम है ये, ठीक है, जॉर्ज पंचम। ठीक है, जॉर्ज पंचम है। अमार सोनार बांग्ला गीत देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी बांग्लादेश चर्चा में था।
तो ये आ सकता है, थोड़ा बांग्लादेश के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। रचना कब होती है? 1205 में होती है। किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने की। बंग भंग आंदोलन के दौरान ये चीज़ किया गया, ठीक है। अंग्रेजी अनुवादक इसके कौन है? साइद अली आसान इसके अंग्रेजी वादक किया है। संगीत किसने दिया है? गगन हरकार गीत ने। अमी कढ़ो पावे तारे तारे से प्रेरित है। प्रथम 10 पंक्तियाँ इसके है। उसके बाद जो वर्ष 1972 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान के रूप में इसे स्वीकृत कर दिया गया, अमार सोनार बांग्ला गीत, ठीक है। महात्मा गांधी की कुछ पुस्तकें हैं, उनको भी देख लेते हैं। हिंद स्वराज मूलतः गुजराती भाषा में है। ब्रिटिश संसद की बोझ और वेश्या से तुलना, ये गोखले माई पॉलिटेक्निक गुरु इन्होंने किया था। एक्चुअली में ये गोखले नहीं है, ये गोखले है, ठीक है। गोखले एक्चुअली में इसमें थोड़ा ग्रामेटिक मिस्टेक है, गोखले, ठीक है। तो ये गोखले है, गोखले माई पॉलिटेक्निक गुरु, ठीक है। तो ये इसका वो था लेखक लेखिका। देखते हैं महात्मा गांधी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये बहुत फेमस बुक है गांधी जी की, ठीक है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बुक है, इसको आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। डब्ल्यू ए फेयर सर्विंग द रूट्स ऑफ एंटियंस इंडिया, डेमोनिक लेपियर एंड लेटरी कॉलिंग्स फ्रीडम एंड मिडनाइट, ठीक है। तो इसमें से इंपॉर्टेंट तो यही है भी, राम मनोहर लोहिया गिल्ली मैन ऑफ द इंडिया पार्टीशन, ठीक है। तो ये सारी बुकें लिखी हैं, इसने राम मनोहर लोहिया ने लिखा है। चित्तरंजन दास ने क्या लिखा? इंडिया फॉर फ्रीडम, इंडिया फॉर इंडिया, ठीक है। क्या लिखा? इंडिया फॉर इंडिया। डीपी मिश्र ने क्या लिखा? लिविंग एन एरा इंडिया मार्च, ठीक है। एरा है एक्चुअली में, एरा, लिविंग एन एरा इंडिया मार्च द फ्रीडम। अरविंद घोष के द्वारा फाउंडेशन ऑफ द इंडियन कल्चर की स्थापना होती है। उसके बाद जो लेडी कैथरीन मेयो थे, ये मदर इंडिया इनको कहा जाता है, मतलब मदर इंडिया ने उन्होंने लिखा था बुक। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं कौन कौन सी हैं? भारत भारती, साकेत, पंचवटी, जयद्रथ वध और सधोरा। ये एक्चुअली में सरोधरा है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखा था? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। ग्लिम्पेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री इनकी रचनाएं थी। संविधान सभा ने पृथक निर्वाचन मंडल का विरोध करते हुए संयुक्त निर्वाचन मंडल का प्रस्ताव पर बोलते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, क्या आप मुझे एक स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं? अंग्रेज तो चले गए, मगर जाते जाते शरारत कर बीज बो गए। हम इस शरारत को और नहीं बढ़ाना चाहते, ठीक है। तो ये किसने कहा था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान सभा के प्रारूपों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया था। तो ये पीसीएस में आ चुका है क्वेश्चन। प्लीज़ आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन को जरूर कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा, और कमेंट में प्लीज़ राय देना बिल्कुल ना भूलें। और कुछ और चीज़ें देखते हैं, लेखक और पुस्तक से संबंधित है, ठीक है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा? दुर्गेश नंदनी, ठीक है। दुर्गेश नंदनी किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। मौलाना अब्दुल कलाम ने क्या लिखा? इंडिया विंस फ्रीडम। डब्ल्यू हंटर, ठीक है। डब्ल्यू हंटर ने क्या लिखा? द इंडियन मुसलमान्स। मनु बहन ने क्या लिखा? बापू माई मदर। बाल गंगाधर तिलक ने क्या लिखा? श्रीमद् भागवत गीता, रहस्य अथवा कर्मयोग शास्त्र। राजा राम मोहन राय ने क्या लिखा? प्रिंसिप्स ऑफ द जस्टिस, द गाइड टू पीस एंड द हैप्पीनेस, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने क्या लिखा? द इंडियन राष्ट्रगान।
सुभाष चंद्र बोस ने क्या लिखा था, इंडियन राष्ट्रगान 1920 में 1942 तक में लिखा। लाला लाजपत राय ने क्या लिखा, अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, तो जो अनहैप्पी इंडिया है तो ये किसने लिखा, लाला लाजपत राय ने लिखा। वैलेंटाइन सिरोल ने क्या लिखा, इंडियन ऑनसेट। जयप्रकाश नारायण ने टूवर्ड्स राष्ट्रगान नहीं, राष्ट्रगान नहीं है, स्ट्रगल है एक्चुअली में। ठीक है, तो ये टूवर्ड्स स्ट्रगल है। माइकेन मधुसूदन दंत ने क्या लिखा, द कैप्टिव लेडी। राइस नाथ सन्यान ने क्या लिखा, जे ही जीवन। क्या लिखा, जे ही जीवन। उसके बाद जो घरा टोय ने क्या लिखा, द स्प्रिंग ऑफ टाइगर। देखिए ये सब इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। राजेंद्र प्रकाश ने क्या लिखा, इंडिया डिवाइडेड। AP जीवदेश नारायण, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन लिख दिया मैंने, जान लेते हैं अगर लिख दिया तो। इंडिया सेकेंड फ्रीडम एंड अनटोल्ड सागा। लेफ्टिनेंट जनरल ब्रजमोहन ने क्या लिखा, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अगर लिखा हुआ है तो एक बार हम पढ़ लेते हैं। कॉल द अनटोल्ड स्टोरी। उसके बाद अरविंद घोष ने क्या लिखा, द लाइफ ऑफ डिवाइन। रफ़ीक जकारिया ने क्या लिखा, द मैन डू डिवाइडेड इंडिया। ठीक है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो सरोजिनी नायडू ने क्या लिखा, ये सरोजिनी नायडू है एक्चुअली में। ठीक है, सरोजिनी नायडू ने क्या लिखा, द ब्रोकेन पिंक विंग, द सॉन्ग ऑफ द लव, डेथ एंड द डेस्टिनी। ये तीनों किसने लिखा, सरोजिनी नायडू ने लिखा है। ठीक है, तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको देख लिया। ठीक है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और वहाँ पे आपको डेली न्यूज़पेपर भी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू सून।